इससे पहले कुछ हम लोगों ने जो है प्रोनाउन के काइंड्स पर डिस्कस किया है, इसके कुछ वेरियस यूजेस पर डिस्कस किया है। आज हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जनरली होता क्या है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस से हम लोग जो है प्रॉपरली फैमिलियर होते हैं। बाकी एग्जाम में इसके इतर भी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं, जैसे डेटेटिव वर्ब और वोकेटिव केस। कई बार इससे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि जो है केस ऑफ नाउन के और प्रोनाउन के केसेस कितने होते हैं। केस ऑफ नाउन इंडिकेट्स इस रोल, इसके रोल को इंडिकेट करता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इन द सेंटेंस। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 केसेस। बेसिकली तो हम लोग 3 केसेस को ही मानते हैं, लेकिन जो है होते कितने हैं, 5 केसेस, जिसमें फर्स्ट वन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, पजेसिव एंड नेक्स्ट वन वोकेटिव केस। इन सभी का वन बाय वन हम लोग जो है अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इन केसेस में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हम सबको पता है कि नॉमिनेटिव केस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं नॉमिनेटिव केस को। अगर क्वेश्चन ये इस तरह से बनता है तो इजिली हम सभी लोग इसको मैक्सिमम लोग कर ले जाएंगे। डिफिनीशन देखते हैं इसकी। अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके उसके प्लेस पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, देन what the position its position will be, it will be nominative case. For example, Mr. Raman is an intelligent officer. Mr. Raman is an intelligent officer में is जो हमारी verb है, इस verb का जो subject है Mr. Raman, it means Mr. Raman will be nominative case or subjective case. Next देखते हैं objective case. Objective case is also known accusative case. Accusative case अगर पूछा जाता है तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, किस टाइप के जो है केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। नाउन और प्रोनाउन आर सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस इफ दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब। अगर किसी भी वर्ब का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो है पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस की। एंड इफ दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रीपोजिशन, या फिर वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, देन आल्सो इट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नोट हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अपॉन whom और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरीड आउट। सबको पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होता है जिस पर किसी भी जो वर्ब का एक्शन होता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट योर फादर इन लॉ। तो मेट वर्ब जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर फादर इन लॉ। ये योर फादर इन लॉ इज इन ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, द वेंडर सेल बनानाज। वेंडर सेल बनानाज, सेल हमारी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिल रहा है, बनानाज, विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी सेंटेंस के प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी adheres टू इट्स पॉलिसीज। अब यहाँ पर पॉलिसीज जो प्रीपोजिशन है टू, इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉलिसी। आते हैं हम डेटिव केस पर। डेटिव केस को थोड़ा समझना जरूरी है। डेटिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी द डेटिव केस इफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए, कई बार ये होता है किसी सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर किसी भी वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स की सजीव कर्म, जिसको हम सजीव कर्म के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई सजीव कर्म है, उसका अगर उसकी पोजीशन पूछी जाएगी तो देन इट विल बी डेटिव केस। इसको डेटिव केस कहा जाएगा। एग्जांपल में हम लोग देख ले रहे हैं, नोट पेज का पढ़ ले रहे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब is the noun for whom, for which the action of verb is carried out. However, there should be the preposition before the indirect object, because in that case it becomes the object of a preposition. For example, the teacher gave the student a few assignments. Here we can see that the verb is give
and we find the two objects, one direct and next one indirect object. ठीक है, indirect object is just after the verb. Then after direct object is used. If the indirect object is used after any verb, then it will be in dative case. Okay, ये जो है हमारे प्रोनाउन का नाउन का डेटिव केस होगा, या फिर डेटिव केस का नाउन कहा जाएगा या प्रोनाउन कहा जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं। फादर ब्रॉट शिखर अ मोबाइल फोन। यहाँ पर भी हमको दो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, शिखर और अ मोबाइल फोन। शिखर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि बॉट वर्ब के बाद में आया है, और अ मोबाइल फोन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। तो पोजीशन जो हमारी बॉट वर्ब के बाद में है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ये डेटिव केस का सब्जेक्ट आप जो है नाउन कहा जाएगा, या फिर अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है पजेसिव केस। पजेसिव केस इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिव केस। जेनेटिव केस से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको आप लोग कंसिडर करिएगा कि क्वेश्चन अगर बना दिया जाए कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पजेसिव केस, ठीक है, तो it will be genitive case. A noun or pronoun is said to be possessive case if it denotes the possession or ownership. हम सबको पता है कि अगर ये possession शो कर रहा है, संबंध शो कर रहा है, ownership शो कर रहा है, अधिकार दर्शा रहा है, तो कोई भी noun या pronoun हमारा possessive case में होगा। A noun or pronoun in the possessive case is governed by the noun that it follows. तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो नाउन और प्रोनाउन जो होता है ठीक पजेसिव केस का, वो किसी नाउन मतलब जो है गवर्न किया जाता है किसी नाउन या ऐसे नाउन या प्रोनाउन को जिसको फॉलो करता है। जैसे दिस इज नेहाज केबिन, ठीक, ये नेहा की केबिन है। ठीक? नेहा यहाँ पर पजेसिव केस का ऑब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ पर पजेशन के लिए सिंबल से भी आप इजिली इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज मनोहर आइडिया। मनोहर की आइडिया है, मनोहर पर सजेशन लगा हुआ है, इससे भी आप अपना इजिली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओकेटिव केस। देखिए ओकेटिव केस जो है सेंटेंस में आप सभी लोगों ने आई होप जो है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में भी देखा होगा ओकेटिव केस। ओकेटिव केस क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड टू बी द ओकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल। जब किसी को पुकारने के लिए, स्पेशली उससे कुछ बताने के लिए, ठीक है, सेंटेंस में सेपरेटली कॉमा लगा करके इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, कहीं भी हो सकता है, शुरुआत में भी या लास्ट में भी, किसी को अटेंटिवली उस चीज से उस व्यक्ति से ठीक है कहने के लिए इस तरह की पोजीशन यूज की जाती है। टू गेट द अटेंशन ऑफ द पर्सन, मतलब उस पर अटेंशन देने के लिए, उसको जो है अटेंशनाइज करने के लिए अपनी तरफ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर तन्विका विजिटर्स आर वेटिंग फॉर यू इन लॉबी। मिस्टर तन्विका से कहा जा रहा है कि विजिटर्स जो हैं लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे सेंटेंस से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे सेंटेंस कोई लिखा हो कि व्हाट आर यू डूइंग, कॉमा के बाद में रमेश, द मदर सेड। तो माँ ने कहा कि रमेश तुम क्या कर रहे हो, मीन्स कॉमा के बाद इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस भले ही रमेश लिखा हो, बट उसका मीन ये है कि मदर जो है किससे कह रही है, रमेश से कह रही है चीज। तो इस तरह की जो पोजीशन मिलेगी, चाहे वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो या फिर इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हो, इसका मतलब है कि वो ओकेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट इसका नोट हम लोग देख ले रहे हैं। द नाउन डू नॉट चेंज इन द फॉर्म नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, बट इन फ्यू प्रोनाउन चेंज देयर फॉर्म बिटवीन द नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। देखिए नाउन जो होते हैं वो वैसे भी अपने फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। बस हम इसको कैसे पहचानेंगे, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आए हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आए हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में होंगे। लेकिन प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अपना फॉर्म बदल देते हैं। हर समय या हर प्रकार के सेंटेंसेस पर तो खैर ये लागू नहीं होता है, लेकिन कई बार मैक्सिमम होता है कि प्रोनाउन जो है अपनी पोजीशन बदल देते हैं। जैसे डिग्री ऑफ कंपेरिजन के सेंटेंसेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने पर भी अगर सब्जेक्ट से तुलना, ठीक है, कंपेरिजन हो रही है, तो वहाँ पर भी अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो एज के बाद में जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहता है। मोस्टली क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने पर ऑब्जेक्टिव केस में होता है।
तो इस तरह से आप इसको इजिली समझ सकते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कुछ हमारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट इज, इट एंड सेल्फ आर, सेल्फ सेल्फ किसमें ऐड करेंगे? आवर, योर, देम, वी गेट व्हाट कॉल्ड कंपाउंड प्रोनाउन। देखिए जो हमारे फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन के हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इनके पॉजेसिव केस में हमको सेल्फ जोड़ना होता है, जबकि जो थर्ड पर्सन के जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हमको रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन फ्रेम करना होता है। तो आसानी से आप लोग इसको कर लेंगे। आते हैं आगे, इसको समझ लेते हैं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट, जब किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन, ठीक है, एक्शन का जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट पर पड़ने लगता है, तो वो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन कहा जाएगा। इन चीज़ों को हालांकि इससे पहले वाले अभी जब हम लोगों ने इसको जो क्लासिफिकेशन पर चर्चा किया था उसके पहले क्लास में, तो वहाँ पर भी चर्चा हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि इसको आगे क्लास में हम लोग समझेंगे। हालांकि उसमें ये भी एक चीज़ दी हुई थी, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में हमने बताया था कि अंतर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं हम लोग। जब एक्शन किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ फिर से टर्न बैक होता है सब्जेक्ट पर, तो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो हर्ट करने का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, माई सेल्फ, आई हर्ट अवर सेल्फ, वी विल हर्ट अवर सेल्फ, योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, नेक्स्ट यू विल हर्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट है these horses cost, 1 minute, ऊपर है पेज में। जी जी, आगे देखते हैं। दे हर्ट देमसेल्फ, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेल्फ प्रोनाउन जो है लेता है रिफ्लेक्सिव केस का। नोट हम लोग इसको देख ले रहे हैं। इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज की जाती है। इट रिफर्स द सेम पर्सन और थिंग दैट डिनोट्स बाय द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये उसी पर्सन या उसी जो है थिंग को रिफर करता है जो कि दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जो किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा डिनोटेड होता है। समटाइम्स इन ओल्डर इंग्लिश, कभी कभार होता क्या है कि जो हमारी पहले की इंग्लिश है, ओल्डर इंग्लिश है, स्पेशली इन पोइट्री, खास करके पोइट्री में, सिंपल प्रोनाउन वाज यूज इन रिफ्लेक्सिवली, सिंपल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिवली यूज कर दिया जाता है। आई ले मी डाउन टू स्लीप, क्योंकि पोइटिक उसमें जो है फॉर्म में ये चीज़ सही भी होती मान ली जाती है, ग्रामेटिकली रूल्स इस पर इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ने आई ले मी डाउन टू स्लीप, अब यहाँ पर मी जो है रिफ्लेक्सिवली यूज किया गया है। नेक्स्ट, वर्ड सेल्फ समटाइम्स यूज एज अ नाउन, कई बार ये होता है कि जो सेल्फ वर्ड है एज अ नाउन भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल सकता है। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू एज अ नाउन, यहाँ पर सेल्फ का यूज किया गया है। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, बट के बाद में सेल्फ आया है एज अ नाउन इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशन, यूज किया गया है एज अ नाउन। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका यूज जो है एज अ नाउन भी होता है। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। आगे आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है? जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, ठीक है, कंपाउंड प्रोनाउंस का, पर्सनल प्रोनाउन का जब यूज किया जाता है तो इम्फेटिक प्रोनाउंस जो है कहलाते हैं। ये भी इनकी जो पोजीशन होती है जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होती है, फिजिकली स्ट्रक्चर इनका सेल्फ केस होता है, बट एम्फेसिस करने के लिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस भी हम लोग समझ ले रहे हैं। जब कोई भी डूअर या फिर जो सब्जेक्ट किसी भी चीज को एम्फेसिस करते हुए, ठीक है, जोर देते हुए, इसमें एक्शन जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट पर, किसी बात को जो है जोर देते हुए एम्फेटिक करते हुए कहेगा,
तो वो इम्फेसिस जो है करेगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक, मैं इसे करूंगा, स्वयं करूंगा। तो यहाँ पर जो है एक्शन जो है किया गया है वो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सब्जेक्ट का, मतलब मैं स्वयं करूंगा, तो ये चीज जो है इम्फेसिस जो है करते हुए सब्जेक्ट के बाद बता रहा है कि मैं इसे करूंगा, स्वयं करूंगा। कई बार ये होता है कि इन द मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सॉरी आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट भी आपको ये देखने को मिलेगा एम्फेसिस करते हुए, मोस्टली इसकी पोजीशन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह से दिमाग में अगर सेट कर लिया जाए कि नहीं वर्ब के बाद में ही आता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो सकती है और पहचानने में गलतियां हो सकती हैं। जैसा कि अभी रेफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा था कि मोस्टली जो है वर्ब के बाद में सेल्फ केस प्रोनाउन आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर वर्ब के बाद हमको एम्फेटिक प्रोनाउन भी देखने को मिल रहा है। बस पहचानेंगे कैसे कि अगर एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन फिर से टर्न बैक हो रहा है सब्जेक्ट पर, तो वो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन होगा। और अगर सब्जेक्ट एम्फेसिस के तौर पर एम्फेसिस करते हुए किसी भी चीज को कह रहा है, बता रहा है, उसका एक्शन उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, ठीक, मैंने स्वयं उसको ये करते हुए देखा। तो यहाँ पर जो है ये जोर देते हुए बता रहा है किसी और ने नहीं, मैंने उसको स्वयं ये चीज करते हुए देखी। आई विल सी हिम टू इट अवर सेल्फ, आई विल सी टू इट, मैं इसे देखूंगा, अवर सेल्फ में स्वयं देखूंगा। अब इसमें देखने की कोई क्रिया जो है उसके द्वारा की गई, स्वयं पर जो है स्वयं जो है अवर सेल्फ पोजिशन आई है, उसमें जो है कोई एक्शन ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। तो इस तरह से हम लोग इजिली समझ सकते हैं। मोस्टली अगर इस तरह की पोजीशन आ रही है कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, ठीक है, अगर सेल्फ केस का प्रोनाउन अगर मिलता है तो एम्फेसिस करने के सेंस में ही वो यूज किया जाता है और उसको आसानी से पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर भी चर्चा हो